बीजेपी आरएसएस के लोग कि एक पिताजी ने सलामी पिताजी ने कौन है भट्टू कौन है पुष्कर धामी कौन है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, धधक रहे उत्तराखंड की, देवभूमि उत्तराखंड में लगी आग की। लोग सड़क पे आ गए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। इस ठंड के सितम में लोग ठंडी रात में देर रात तक सड़कों पे हैं। शहर शहर के लोग उमड़ के चले आए हैं। अंकिता की न्याय की मांग कर रहे हैं, उस छोटी बच्ची के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं जो 24 सितंबर 2022 को बलात्कार के बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। उसका शव एक कनाल में मिलता है और हत्या के आरोप में 3 लोगों को सजा भी हो जाती है। आप कहेंगे 2022 का मामला 2026 में आके धधक क्यों रहा है? तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्या हुआ उस नन्ही से अंकिता के साथ जो आजीविका के लिए, परिवार को पालने के लिए घर से निकल के चली आई महज 19 साल की उम्र में अपने माता पिता की मदद करने के लिए। और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, किस तरह से हुआ, इस मुतालिक हमने बात की है उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले बहुत ही सीरियस और बहुत वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी से। आइए उनसे सीधे मुखातिब होते हैं, जानते हैं, लखेड़ा जी से पूछते हैं आखिरकार हुआ क्या, कौन लोग थे और इसका होने क्या वाला है। ये सर, ये उत्तराखंड में हो क्या रहा है, क्या होने वाला रविवार को, वहां क्या कुछ मामला इतना इस ठंड के मौसम में बिल्कुल लगता आग जल रहा है। वहां क्या है, वहां सड़कों पर क्या हो रहा है? देखिए, सारा चीज ये है कि पौड़ी गढ़वाल जिले की श्रीनगर गढ़वाल एक जगह है, बहुत चर्चित जगह है जो बद्रीनाथ मार्ग पर पड़ती है। हाँ, एक लड़की थी, उसका नाम था अंकिता भंडारी। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। लड़की ने टूरिज्म में डिप्लोमा किया, और क्योंकि लड़की और लड़के में बहुत फर्क होता है। लड़का तो कहीं भी भेज दो, दिल्ली भेज दो, लंदन भेज दो, बम्बई भेज दो, लेकिन लड़की थी तो लड़की ने कहा कि घर के आसपास कोई नौकरी मिल जाएगी। परिवार बहुत गरीब था, बेहद गरीब थे। उनके पास मतलब बेसिक जो नीड होती है जीवन की वो भी नहीं थी। तो उसने कहा कि मैं, उसको एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि मैं भी अपने माँ बाप के लिए सहारा बनूंगी। नौकरी 10,000 रुपये में उसके रिसेप्शन की नौकरी मिल गई। हरिद्वार में एक ऋषिकेश के बीच में एक जगह है गंगापुर, वहाँ एक रिजोर्ट है जो पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है। और रिजोर्ट के जो मालिक थे वो विनोद आर्य, आरएसएस के नेता और एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, रसूख वाले, पैसे वाले, भारतीय जनता पार्टी के फाइनेंसर। और उनके रिजोर्ट में अरसे से, कई सालों से, जब से खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी 8 साल पहले, 6 साल पहले सत्ता में आई, तब से वहाँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो तमाम लोग थे वो टिकते थे। उनको ऐशो आराम की सारी चीजें मिलती थी। और अंकिता भंडारी केस का जो पर्दाफाश हुआ है उसके बाद तो ऐसा भी आरोप लगा कि वहां पर प्रोस्टिट्यूशन भी वहां होता था और आरएसएस के लोग उसमें शामिल थे। तो इस पर, इसको, इस सारे मामले की उस हत्याकांड ने एक परतें खोल दी। और उस हत्याकांड की जो ट्रायल है वो 2 साल के करीब चली, 1.5 साल, 2.25 साल चली। और उसमें 3 अभियुक्तों को, जो मुजरिम थे, जो विनोद आर्य जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था और राज्य माटी आयोग का चेयरमैन रह चुका है। ये जो कुम्हार होते हैं जो बनाते हैं, जी। जो बर्तन, वो कुम्हार आयोग का, वो आर्य पहाड़ में भी होते हैं लेकिन ये कुम्हार है, कुम्हार आर्य का है। अच्छा। इसके बेटे ने जो क्राइम किया उसमें इसके बेटे ने उस लड़की को परस्यू किया कि एक वीआईपी आने वाले हैं इस होटल में इस तारीख को, शायद 15-16 तारीख को या 17-18 तारीख को, और वीआईपी को आपको एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। तो वो लड़की बड़ी डरी हुई थी। उसका एक दोस्त है पुष्प, उसको उसने फोन किया, मैसेज किए कि यहाँ नौकरी करनी बहुत मुश्किल हो गई, मेरी तो नई नई नौकरी लगी और ये लोग मुझसे इस तरह से गलत काम करवा रहे हैं। तो वो लड़की को के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया बदला लेने के लिए, क्योंकि वो लड़की मान नहीं रही थी। तो ये जो पुलकित आर्य का जो बेटा है, पुलकित आर्य जो है विनोद आर्य का बेटा, और 2 कर्मचारी होटल के, इन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया सबक सिखाने के लिए। और उसके बाद जब उस लड़की ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, तो इन्होंने उसको जबरन मोटरसाइकिल पे बिठाया कि ठीक है, बहाना बना करके हम छोड़ने वाले हैं, आपको कहीं छोड़ देते हैं, बस में बिठा देते हैं। तो लड़की ने इनको साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो उसके बाद वो, उसने, उसकी जो चेट थी
उसके दोस्त की वो चैट को कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। जो सबूत होते हैं, बेसिक सबूत, उसका संज्ञान कोर्ट ने नहीं लिया। नंबर एक बात तो ये है, ट्रायल कोर्ट ने भी नहीं लिया। लड़की के जो माँ है सोनी देवी, उन्होंने लिख करके दिया, शिकायत की, कोर्ट में एप्लीकेशन डाली कि ये जो जो वीआईपी आने वाला था, लड़की ने हक जाहिर किए थे और उसमें रेगुलर नियमित रूप से आना जाना था। दुष्यंत गौतम जो राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता खैर जी, पार्टी एक के हैं। एक मिनट नाम ले रहे हैं, नाम लीजिएगा। एक मिनट, ये जी सारा मामला जी 2022 का है, 3 साल पुराना जी मामला है, सितंबर का मामला है। 3 एक्यूज को सेंटेंस हो गया है, सजा हो गई। जैसे आपने विनोद आर्या, उनके पुत्र पुलकित आर्या, और हॉस्पिटल वहां रिसोर्ट का कोई स्टाफ रहा, हम्म, ये तीनों जी सजा हो गया, सब कुछ हो गया। ये ट्रायल कोर्ट में सारी बहस हुई, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ कि नया दृष्टांत बताएं, तब फिर वो बात बताने में मजा आएगा, समझ में आएगा। मजा क्या आएगा, बड़ी देखिए दुखदाई बात है ये। देखिए जी देखिए ये फरवरी 2025 को इन लोगों को आजन्म कारावास की सजा हो गई। जी और जब आजन्म कारावास की सजा हो गई तो लोगों ने सोचा कि भाई हो गया आजन्म कारावास की सजा, तो अब जब सजा हो गई आजन्म कारावास की तो ठीक है, इतना ही हो सकता था। जो एविडेंस तो डिस्टोर्ट कर दिए गए थे। तो उसके बाद लोगों ने मान लिया था, परिवार ने भी मान लिया था। हालांकि अभी भी आवाजें उठ रही थी कि उसकी सीबीआई इंक्वायरी होती तो उस रिजॉर्ट के जो मालिक थे, उन मालिकों से जो अभियुक्तों, जो ये जो वीआईपी हैं, वीआईपी की बातचीत कैसे पता लगेगी? कोई विटनेस तो है नहीं। उसका एक ही विटनेस है, सीडीआर, जो मोबाइल टावर से, क्योंकि वो रिजॉर्ट जंगल में था, उस जंगल में बहुत कम लोग आते जाते थे, वही लोग आते थे जिनकी वहाँ बुकिंग है। तो कोई करोड़ों लोग तो आते नहीं थे। मार्केट मार्केट से बहुत दूर था, तो बहुत सरल काम था कि उनकी इंक्वायरी होती। तो अब ये जो उर्मिला सनावर, जो हरिद्वार के बीजेपी, एक्स बीजेपी एमएलए, वो चुनाव हार गए ज्वालापुर सीट से, उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम है उर्मिला सनावर, जो सहारनपुर की रहने वाली हैं। उनकी शादी हुई, पति कहता नहीं हुई, ये कहती शादी हुई। उनके शादी के होने के बयान भी हैं, स्टेटमेंट भी हैं, इनके फोटोज भी हैं। तो उस पर तो कोई यकीन नहीं कर रहा कि शादी नहीं थी। शादी हुई थी इनकी, ये साथ रहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि इसने अपने पति, जब पति से झगड़ा हो गया तो पति की एक ऑडियो चलाई, जिस पति ने ऑडियो में इसको बोला कि देखिए, जो अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई है, उस हत्या में 2 लोग इन्वॉल्व हैं। उनका नाम है दुष्यंत गौतम और अजय कुमार। अजय कुमार संगठन महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के, आरएसएस के होते हैं संगठन के महामंत्री। और दुष्यंत कुमार तो है ही, ये तो टॉप, मोदी अमित शाह इनके क्लोज है। अगर इनका भंडाफोड़ जब हुआ, नाम सामने आया, तो हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आरोप, ये इनका नाम आया कि ये आरोपी है, ये वीआईपी है। तो सवाल ये है कि वीआईपी है या नहीं, ये स्टेब्लिश कौन करेगा? ये स्थापित तो जांच करेगी। कोई और जांच कोई, गट्टू नाम का शख्स का नाम है, गट्टू कौन है इसमें? गट्टू का नाम जो कोर्ट वर्ड में भी बोला, उन्होंने नाम भी लिया, उर्मिला सनावर के जो हस्बैंड हैं, सुरेश चौहान, सुरेश राठौर, सॉरी, सुरेश राठौर, उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम लिया। अपने हस्बैंड की जो वीडियो, अपने और हस्बैंड के बीच में जो वार्तालाप हुआ, उसमें उसने कहा ये गट्टू कौन है? तो गट्टू कह रहा तेरा भाई है। मतलब उर्मिला सनावर भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नेता है, रही है, उनकी वुमेन ब्रिगेड में रही है, बीजेपी के लिए वोट मांगती थी, तो वो भी चूंकि सजातीय थी, वो भी अनुसूचित जनजाति की महिला है उर्मिला सनावर। सुरेश राठौर जो ज्वालापुर के एक्टर की है, वो भी अनुसूचित जाति, एक पार्टिकुलर कास्ट है अनुसूचित जाति में, कुमार। उनकी जाटव, जाटव जिनको कहते हैं, जाटव, जी जाटव समुदाय के हैं। और ये जो दुष्यंत कुमार गौतम है, ये राष्ट्रीय महासचिव है, जिनको करोल बाग दिल्ली से भी भाजपा ने चुनाव लड़वाया, तो कहा था कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये भी रिपोर्ट थी। अब ये जो सजातीय मामला था, तो वो एक किस्म से जब उसका हस्बैंड से झगड़ा हो गया, तो उसने अपने पति और अपने बीच में जो टेलीफोन पर जो बातचीत हुई है, उसको उसने पब्लिक कर दिया। अब हम ये कह रहे हैं, अब यही सवाल उठता है जो आपका सवाल का जवाब,
कि भारतीय, ये जो आरोप लगाया ये कोई कांग्रेस वालों ने नहीं लगाया, ये उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने नहीं लगाया, या कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं लगाया, या XYZ ने, ये तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आरोप लगाए गए। अब सवाल ये है कि क्या अगर आरोप लगे हैं और एक हत्या का रहस्य, एक हत्या का जो आधार रहस्य ही सामने आया है, आधार रहस्य भी बचा हुआ है, तो सवाल ये है कि ये बाकी रहस्य कब सामने आए? क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं, आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, अरे 9 साल से तो बीजेपी का शासन है वहां, 9 साल से, तो अब किससे आप सवाल पूछोगे? तो अब भारतीय जनता पार्टी का राज्य में सरकार है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है, संगठन स्टेट जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी का है, राष्ट्रीय महासचिव संगठन प्रभारी उत्तराखंड ये भाजपा का है। जब तक इनकी इंक्वायरी नहीं होगी तो सच सामने का हम तो कह रहे हैं आरोप झूठे निकल जाए। हम तो कह रहे हैं कि लखड़ा जी नए साल के मौके पर जो कुछ हुआ गढ़वाल पर, पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जो महिलाएं निकल आई सड़क पे, ये आग जो जला पड़ा है उसकी परिणति क्या होने वाली, क्या लग रहा है? कह रहे हैं 4 तारीख को मुख्यमंत्री का घेराव होना है। मुख्यमंत्री का जो रेजिडेंस है उसके घेराव करने के लिए पूरे राज्य में आंदोलन हो रहा है। पूरे राज्य में 4 तारीख को कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो सारी एक मंच पर आ गई हैं। उन्होंने अपने मतभेद बता दिए। एक बात, दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी की जो 95% जो लोग, 95% लोग, वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर चुके हैं, बोल रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी की जाए। कुछ लोग डर के बोल दे रहे हैं, लेकिन हरिद्वार से एक MP हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो तो पब्लिकली डिमांड कर चुके हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। एक वो यमकेश्वर की जहाँ के रेणु बिस्ट है विधायक, वो कह चुकी है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। एक इनके मंदिर कमेटी, केदारनाथ टेम्पल कमेटी के जो चेयरमैन थे पहले, अजय अजेंद्र नाम है उनका, वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। तो एक किरण शर्मा, एक जिला पंचायत सदस्य हैं पौड़ी गढ़वाल की, वो तो बीजेपी से रिजाइन कर चुके हैं। मेरे पास 5-6 लोगों के नाम आए हैं कि ये पार्टी छोड़ चुके हैं, ये इस विरोध में कि आप सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे हैं। आप सीबीआई इंक्वायरी भी सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी की मांग, सिंपल सीबीआई इंक्वायरी को तो ये लोग पुष्ट कर देंगे, अपने बिठाए हुए अफसर से बोल देंगे ये इंक्वायरी कर दो, ये रिपोर्ट दे दो। जी लखड़ा जी, एविडेंस को लेकर के वहां कहते हैं कि जो वनतारा शायद रिसोर्ट था उसको उत्साह में आकर के बुलडोज किया गया। उन दिनों योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, अपराधियों के खिलाफ बुलडोज चला रहे थे, तो कोई आया और इसको बुलडोज कर दिया, कमरे गिरा दिया। कुछ ये भी कोई साजिश का पहलू बताया जा रहा है, आंदोलनकर्ता बताया जा रहा है, कोई सबूत खत्म करने की कोशिश की गई उसी नाम पे, ये क्या कहानी है इसमें? ये मुझे लग रहा है कि ये पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है उनका बड़ा आत्मघाती कदम था, ये नासमझी थी, मूर्खता थी ये। आपको राज्य के गार्जियन होने के नाते, राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते, अगर एक लड़की के खिलाफ, कोई लड़की कहीं की भी हो, तो ये नहीं कि वो उत्तराखंड की है, अगर बाहर की भी कोई लड़की है, बाहर का भी कोई यात्री है यार, उसके साथ इस तरह की जघन्य वारदात हो जाते हैं, तो लोकल पुलिस पे कौन भरोसा करेगा? लोकल पुलिस तो मुख्यमंत्री के कंट्रोल में काम करती है, तो मुख्यमंत्री के कंट्रोल में काम करने वाली मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच कैसे करेगी? तो जो जितने अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो तो राज्य सरकार से उनका सीधा ताल्लुक है, सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक है। सच कैसे सामने आएगा? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है कि रेणु बिस्ट जो यमकेश्वर की MLA हैं, उन्होंने, उनका एक ठेका भी चलता है, वो बुलडोजर के ठेकेदार भी हैं, बिजनेस है उनका बुलडोजर का। तो उनको मुख्यमंत्री, उन्होंने एक ऑडियो है जिसमें कई बड़े टीवी चैनल्स हैं, उसमें उसने मीडिया से बात की, और उस वनतारा रेस्टोरेंट में जिसकी आप बात कर रहे हैं, रिजॉर्ट में, उस रिजॉर्ट के बाहर उन्होंने कहा कि मैंने ये रिजॉर्ट आज गिरवा दिया है क्योंकि कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात में मिली थी, और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने इस रिजॉर्ट को गिराने का आदेश दिया। तो इन्होंने सोचा, आप ही की बात पे आ रहा हूँ, इन्होंने सोचा कि उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर चलता है, तो उत्तराखंड में भी जय जयकार होगी, उत्तराखंड में भी लोग खुश होंगे कि बुलडोजर चला के गिरा दिया। अरे आपने गिराना था तो जो विनोद आर्य था उसका घर है ज्वालापुर में, बड़ी भारी हवेली है उसकी, उसको गिराते आप। एक अवैध
रिजॉर्ट को गिरा के आपने क्या किया? आपने तो सबूत मिटा दिए। अब इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री धामी कटघरे में खड़े हो गए, क्योंकि जो एविडेंस है क्रिमिनल जो आपराधिक आचार संहिता का जो कोड है, उस कोड के तहत अगर आप किसी किसी हत्या के एविडेंस, सुराग, एविडेंस, तथ्य अगर इनको मिटाते हैं, तो इसका मतलब आपकी अपराध में बराबर की भागीदारी है। तो इनके खिलाफ इनको रिजाइन करना पड़ेगा, और रिजाइन करने के बाद इनको अरेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा जघन्य कांड है कि आपने एविडेंस आपने मिटाए आपने, और एविडेंस मिटाने का आदेश दिया। तो इसमें रेणु बिष्ट भी जो विधायक है उनको भी अरेस्ट होना पड़ेगा, इसमें मुख्यमंत्री धामी को अरेस्ट होना पड़ेगा। इनकी पूछताछ होगी कि भाई आप अपराध में शामिल हैं कि नहीं है। वीआईपी तो है ही है, वीआईपी जो है इनकी सीडीआर नहीं निकालने नहीं दी गई, जबकि जो टास्क फोर्स पुलिस ने बनाई थी उस समय, उसको उसको लोगों ने मांग की कि भाई इनके सीडीआर क्यों नहीं आप चेक कर रहे हो। तो आप ये बताइए कि आप जो टास्क फोर्स बनी हो तो सत्ता को बचाने के लिए बनाएंगे, सत्ताधारी पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाएंगे, तो कौन भरोसा करेगा? तो इसलिए कोर्ट मॉनिटर, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में या बेंच की निगरानी में सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी, ये मामला दबने वाला नहीं है। और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह है और लोग पार्टी छोड़ रहे हैं बड़ी संख्या में। लखेड़ा जी, एक और पहलू है इस बच्ची का। पोस्टमार्टम के वक्त पे कोई महिला नहीं थी शायद, ये भी कोई बिल्कुल नेग्लिजेंसी है मेजर तरीके से। बिल्कुल नेग्लिजेंसी है। आप ये बताइए ना कि किसी लड़की का आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो उसमें महिला डॉक्टर क्यों नहीं थी? मतलब ये महिला डॉक्टर का अकाल पड़ा हुआ था। अगर वहां नहीं, वहां तो एम्स है बगल में, मुझे लग रहा है एम्स में उनका पोस्टमार्टम हुआ। अब ये बताइए ना कि एम्स तो ऋषिकेश में ही है, आपको दूर जाने की क्या जरूरत है? और अगर आपको स्पेशलिस्ट कम है, नहीं है, तो दिल्ली एम्स से आ जाएगा। देहरादून में मेट्स है, सरकारी हॉस्पिटल्स है, वहां से क्यों नहीं आया? महिला डॉक्टर क्यों नहीं बुलाई गई? इसलिए नहीं बुलाई गई कि आपको लग गया था पता कि ये लड़की बहुत गरीब गरीब घर की बच्ची है, उसके माँ बाप असहाय हैं, उनके पास 2 जून की रोटी खाने को नहीं है, और उसकी गरीबी का फायदा उठा के, उसकी बेबसी का फायदा उठा करके, अगर वो ताकतवर लोग होते उसके लड़की के माँ बाप, तो आप इस नीची हरकत पर नहीं उतरते, क्योंकि वो गरीब लोग थे। तो आपने सोचा भेड़ बकरी है, भेड़ बकरी है, क्या सवाल उठाएंगे? तो आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और तथ्यों को मिटाया, सबूत मिटाए, गवाहों को धमकाया। और एक और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई मुख्यमंत्री ने, विधानसभा में बोला कि कोई वीआईपी नहीं था। वीआईपी तो एक जो है एक रूम है वहाँ रिजॉर्ट में, ये कोई तुकबंदी किसी की समझ में आएगी? तो ये सरकार और पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्री ये सारे कटघरे में खड़े हो गए हैं, और ये सब जेल जाएंगे। अगर ये आंदोलन तेज हुआ तो इनको जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, इतना लखेड़ा जी, जघन्य आप अपराध है। उत्तराखंड के आंदोलन को जानते हैं, बहुत समय से इसे बात हमने किया है। राज्य बन रहा तो महिलाएं चली आई थी मुजफ्फरनगर तक, काफी मतलब जी जो ज्वाला खड़ा हुआ था उसमें। और इनफैक्ट कई राज्य बने हैं नए, उसमें उत्तराखंड को श्रेय जाता है, वहां की महिलाओं ने आंदोलन करके उस राज्य को लिया है। अगर जी। बहुत सारे राज्य बने तो जो सबसे ज्यादा दिल्ली को दगाने वाला आंदोलन था उत्तराखंड से उभरा था। आपको लगता है जो कुछ भी हो रहा है वहां उसी दिशा में जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि किसी समाज को, किसी वहाँ की भावनाओं को, जन भावनाओं को आप कुचलने का काम करेंगे, तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। और ये भावनात्मक मुद्दा उत्तराखंड के लोगों के लिए है, क्योंकि वहाँ की एक 19 साल की लड़की, गरीब घर की बच्ची, उसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं के रिजॉर्ट में मारा। जो आरोपित हैं, जिन पर अंगुलियां उठ रही वो भी आरएसएस के हैं, सरकार भी बीजेपी आरएसएस की है। मुख्यमंत्री ने जांच नहीं होने दी, सबूत बताया मुख्यमंत्री ने, रेणु बिष्ट ने, जो विधायक हैं। और एक और विधायक है वहाँ खानपुर के, वो भी सब वो रिजॉर्ट का स्वागत कर रहे थे, और मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि हमने रिजॉर्ट गिरा दिया। इसका मतलब रिजॉर्ट नहीं गिराया, आपने सबूत मिटाया। और सबूत मिटाए के जो अन्याय हो रहा था, जो न्याय का रास्ता रोका आपने। अगर आप न्याय का रास्ता नहीं रोकते, आप सबूत नहीं मिटाते, तो न तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग उठती, न कोई हंगामा होता, न कोई आंदोलन होता, और ना आपकी कुर्सी जाने की नौबत आती। तो अब मुझे लग रहा है कि ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है।
और अब तो ये भी मेरे को रिपोर्ट मिल रही है कि दिल्ली तक मार्च होने वाला है। क्या होगा, कब होगा, इसकी इंतजार करनी पड़ेगी। आगे आगे देखो होता है क्या। धन्यवाद। आखिरी सवाल लखड़ा साहब, ये पूरे राजस्थान जो उत्तराखंड में हाल के दिनों में बहुत दिनों के बाद एक स्टेबल सरकार मिली, लंबे समय से पुष्कर सिंह धामी ने टेक रखा है, वहां मुख्यमंत्री हैं वो, जबकि स्थिति ये थी आया राम गया राम चल रहा था वहां लगातार। आपको लगता है इनके स्थायित्व के खिलाफ भी कोई साजिशन, कोई मामला उछाला गया है राजनीतिक तौर पे? नहीं अगर नहीं, बता। देखिए कुछ नहीं, ये इन्होंने, ये अपने दुश्मन खुद है। अगर ये इतने पॉपुलर नेता होते तो इन्होंने पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा था खटीमा से, उत्तराखंड की खटीमा सीट, रुद्रपुर खटीमा, वहां से ये अपना विधानसभा का चुनाव 12,000 से ऊपर वोटों से हार गए। तो ये कोई जनप्रिय लोकप्रिय नेता नहीं है। वो तो ये है कि ये सबसे कमजोर व्यक्ति है। ये समझो, ये पर्ची के मुख्यमंत्री है। पर्ची से जैसे मुख्यमंत्री बनता है, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था कोई हैंडल करने का, किसी मंत्री पद पर ही कभी नहीं रहे, सिवाय कि कोश्यारी जी के पीआरओ थे। जब ये कोश्यारी जी 2001 में मुख्यमंत्री बने तो उनके पीआरओ थे। तो अब इनको इस पद पर बैठने के काबिल नहीं थे, लेकिन आप बस बिठा दिए गए। क्यों? कि दिल्ली वालों की पसंद है। और दिल्ली वाले किसको पसंद करते हैं? जिसकी स्पाइन नहीं होती, कमर की हड्डी नहीं होती। तो सवाल ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक परिस्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के संसाधनों को लूट रही है, वहाँ के जंगलों को कटान हो रहा है, इनके मंत्री माफिया के गिरोहों के साथ पैसा कमा रहे हैं, मुख्यमंत्री पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनकी हम ये कह रहे हैं कि जांच हो जाए ना। हम तो चाहते हैं कि सीबीआई जांच में अगर तुम्हारे मुख्यमंत्री निर्दोष साबित होते हैं, सीडीआर में क्रिमिनल्स की किसी से बातचीत नहीं हुई है, तो क्या क्या फर्क पड़ता है? तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने साल तक मुख्यमंत्री रहते हैं। ये इस बात का तो लाल बहादुर शास्त्री तो सुबह जुमा 18 महीने के करीब देश के प्रधानमंत्री थे। मैं तो देखता हूँ, मेरे दर्जनों जगह उनके घर में किसी की फोटो नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री की फोटो है। क्यों है? क्योंकि जो आचरण था उनका, उनके जो मूल्य थे, उस आचरण की वजह से आज उनकी पूजा, लाल बहादुर शास्त्री की पूजा करते हैं पूरे देश, जबकि वो सबसे छोटे कार्यकाल के मुख्यमंत्री थे। तो सवाल ये है कि इतने ये लोग गिर जाएंगे, इस देश के लोग या उत्तराखंड के लोग क्या इसको बर्दाश्त करेंगे? आप इस लोगों के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप कितने साल के मुख्यमंत्री थे। लोगों के लिए ये मायने रखता है कि आपने अपने जनता के साथ न्याय किया या नहीं किया। इतना ही मतलब। धन्यवाद लखेड़ा जी बातचीत करने के लिए, कम से कम ये बात करने को, जो उत्तराखंड में आग लगी पड़ी है, जो सुलग रहा है, देश के लोग उस ऊष्मा को महसूस करें, इससे आपने कायदे से बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड उन चंद राज्यों में शामिल है जहां के लोगों ने लड़ के आंदोलन करके राज्य हासिल किया है। बाकी और राज्य तो अपने अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से बने हैं। उस राज्य के लोगों में फिर से एक गुस्सा आया पड़ा है। इस गुस्से का क्या नतीजा होता है? क्या आखिरकार उस छोटी सी बच्ची के परिवार को न्याय मिलता है? जो उसके गुनाहगार हैं वो सच में वो गुनाहगार हैं या नहीं? आपकी क्या राय बनती इस बातचीत से, इस जानकारी से? जरूर कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं, ताकि हम आने वाले दिनों में लोगों को बता सकें कि इस ढंग की राय की जरूरत क्या होती है, कितनी जरूरत होती है लोगों को जगना, उठना और संभलना। सोए लोगों पे कोई भी चल जाया करता है। तो फिलहाल अगर आपको मेरी राय पसंद आ रही है, जो कुछ भी आ रहा है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। और फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।